आरडीजे रिकॉर्डिंग स्टूडियो प्रेजेंस योलो स्पॉटलाइट में मैं जया आप सबका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। बच्चे, उनका करियर, उनका फ्यूचर, उसी के साथ साथ जुड़ी हुई कई सारी चीज़ें, फिर चाहे उनके लाइफ का स्पेस हो, डिस्ट्रैक्शंस हो। स्वामी विवेकानंद भी कह के गए थे कि ये जो देश है ये यंगस्टर्स का देश है, लेकिन ये यंगस्टर्स किस दिशा में जा रहे हैं ये जानना बहुत ज़रूरी है। और इसी दिशा के बारे में बात करने के लिए आज हमारे साथ हमारे एक खास गेस्ट हैं जिनका नाम है डॉक्टर महेश मुंदड़ा सर। जी हाँ, कई सारे स्टूडेंट्स इनको जानते भी हैं। सर वैसे तो कृषि रत्न पुरस्कार से सम्मानित है। कई सारी जो उद्यमता से जुड़ी हुई जितनी भी संस्थाएं हैं यहाँ पे चलते हैं, ऑर्गेनाइजेशन से उनके साथ एसोसिएट भी हैं और साथ ही साथ कई सारे सोशल मंच से भी वे जुड़े हुए हैं। तो आज हमारे साथ है डॉक्टर महेश मुंदड़ा सर। उनके साथ बात करेंगे बच्चों के बारे में, पेरेंटिंग के बारे में और उसी के साथ साथ मोटिवेशन के बारे में। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच जया। मुझे वाकई में बहुत अच्छा लग रहा है बिकॉज़ आपने ये जो सीरीज़ शुरू की है पॉडकास्ट की, स्पेशली अकोला जैसे शहर में, तो सारे गणमान्य सम्मान्य लोग आए थे जी। तो मेरे ख्याल से आज मेरा भी सर्टिफिकेशन हो गया जब मैं यहाँ पर आया हूँ। नहीं सर, इट्स ऑनर फॉर अस कि आप आए यहाँ पे। सर जैसे हम लोग अभी बात करें, आप अभी नियर अबाउट आपको 20-22 साल हो गए कि आप शिक्षा के क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं। तो जब भी आप बच्चों को मिलते हैं, चाहे किसी भी एज ग्रुप के हो, हर एक का अलग अलग दिमाग होता है, अलग अलग सोच होती है, अलग अलग ड्रीम्स होते हैं। तो जब भी बच्चे आपके साथ इंटरेक्शन करते हैं तो सबसे पहले तो ये यंगस्टर्स के साथ में आपका माहौल कैसा होता है? मुझे नहीं लगता कि इससे बेहतर तरीका हो सकता है खुद को यंग महसूस करने का। क्या बात है। कि जब तक बच्चों के साथ ना रहे तो फिर क्या। और अक्सर बोलते हुए सुना है लोगों को कि ज़माने के साथ चलो। अरे भाई, जिनका ज़माना है उनके साथ चलो तो ज़माना आपका ही होगा। क्या बात है सर, बिल्कुल बहुत सही बात अपनी। लेकिन जब ज़माने के साथ चलना है तो ये कई बार सबके लिए पॉसिबल नहीं होता, स्पेशली पेरेंट्स के लिए। क्योंकि क्या होता है, बच्चों की एक्सपेक्टेशन और आजकल जिस तरह से जनरेशन चेंज होते जा रही है, सोशल मीडिया हो या चाहे अलग अलग प्लेटफॉर्म्स की वजह से कई सारी चीज़ें समय से पहले जो है उनको दिख जाती है या समझ में आ जाती है, तो बहुत जल्दी बड़े हो जाते हैं। तो किस तरह से पेरेंट्स ने अपना पेरेंटिंग रखना चाहिए कि वो उनके साथ मैच कर सके? देखिए, मराठीमध्ये असं म्हणतात की बाईचं माहिती नाही पण आईचं लॉजिक खूपच चांगलं असते. क्या बात है। आणि बाई आणि आईमध्ये त्याची संतानच असते. तो वो है, इसकी वजह से वो पेरेंट है. और जैसे मैं भी एक पेरेंट हूँ, तो मैंने मेरे बच्चों की परवरिश ऐसे बिल्कुल नहीं करनी चाहिए जैसे मेरी हुई है. जैसे हम हमारे मोबाइल आज खरीदेंगे तो हम 2G 3G सिम कार्ड नहीं डालेंगे, उसमें 5G सिम कार्ड डालेंगे. जी। अभी एप्पल का 17 सीरीज़ का फ़ोन आ रहा है, तो उसमें भी अपडेशंस होती है, उसमें भी अपडेशंस हो रही है, तो फिर हम में अपडेशंस क्यों ना हो। और शिकायत बच्चों की नहीं है, पेरेंट्स की भी है। पेरेंट्स की बच्चों के लिए है, बच्चों की पेरेंट्स के लिए है। तो जैसे बच्चों का ग्रोथ हो रहा है, बच्चे चेंज हो रहे हैं, बच्चों में अपग्रेडेशन हो रहा है, अपडेशन हो रहा है, मुझे लगता है पेरेंट्स में भी होना बहुत ज़रूरी है। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कम्युनिकेशन। आज आप बोल रही हो सोशल वेबसाइट्स या सोशल चीज़ें, ये सब कम्युनिकेशन के साधन तो है। जी। तो क्यों ना वो चहलकदमी कर वो वैसा पहला कदम बढ़ाकर बच्चों के दोस्त बनकर पेरेंटिंग की जाए। मुझे लगता है इससे सारे कम्युनिकेशन गैप पूरे हो जाएंगे। और एक चीज़ और, समय सभी के पास कम है, फिर चाहे बच्चे हो या पेरेंट्स हो। तो अब क्वालिटी समय का टाइम है, क्वांटिटी समय का टाइम नहीं है। तो जितना समय साथ हो बगैर शिकायत के बिताए तो मेरे ख्याल से वो सबसे बेस्ट होगा। बिल्कुल सर। लेकिन जैसे कि पेरेंट्स जो होते हैं बच्चों के लिए बड़े प्रोटेक्टिव होते हैं। वो सोचते हैं कि जो हमें नहीं मिला शायद हमारे बच्चों को वो चीज़ें मिलनी चाहिए। फिर चाहे वो किसी तरह की लग्जरी लाइफ हो या फिर एजुकेशन हो, सारी चीज़ें के ट्राई किया जाता है। और अभी जैसे हमारे शहर में जेईई और नीट की एक जैसे लहर सी दौड़ रही है कि हर तरह पेरेंट्स देखो या भीड़ देखो जेईई और नीट की प्रिपरेशन में लगे हैं। सिलेक्शन बहुत कम होता है, लेकिन ये जो प्रेशर होता है पेरेंट्स के ऊपर भी और बच्चों के ऊपर भी, तो इस प्रेशर के बारे में या इस स्ट्रेस को किस तरह से मैनेज करना चाहिए? ये तो बहुत अच्छा सवाल पूछा है। देखो, मेरा पर्सनल ओपिनियन है जो मैं शेयर करना चाहूँगा, और मुझे नहीं लगता कि इससे बेहतर कोई मंच मिल सकेगा मुझे। मैं स्ट्रिक्टली एक चीज़ मानता हूँ कि हर बच्चा खास होता है, और दुनिया की कोई भी मार्कशीट बच्चे की काबिलियत नहीं बता सकती। वो बताती है तो सिर्फ मार्क्स। फिर चाहे वो जेईई हो, नीट हो, सीए हो, एमबीए हो, कुछ भी हो, हर बच्चा खास है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि बच्चा अगर जेईई हुआ तो ही उसकी लाइफ सक्सेसफुल है, बच्चा अगर नीट हुआ, डॉक्टर बन गया, सीए बन गया तो ही उसकी लाइफ सक्सेसफुल है। सक्सेस के मायने बदल गए हैं और वही मायने हमको देखने पड़ेंगे। बट पेरेंट्स की हद तक ये बात भी एकदम वाजिब है, ये एक बात एकदम सही है कि बच्चे बिजी रहें, बिकॉज
अगर बच्चे खाली हुए तो पेरेंट्स बच्चों में बिजी हो जाएंगे, और वो बच्चों के दिमाग मतलब एक तलवार की धार के जैसे हैं, और ये सिंगल वाली नहीं, डबल धार वाली तलवार है। तो वो बच्चे जितने बिजी रहेंगे पढ़ाई में या बाकी सब चीज़ों में, सोशल इंटरेक्शंस में, स्पेशली ड्यूरिंग द क्लासेस या ड्यूरिंग द ब्रेक ऑफ द क्लासेस या कहीं पे भी जाने आने में कुछ भी, तो वो बच्चे उतना एंजॉय करेंगे वो समय जी। ठीक है। अब रही वो पढ़ाई और बाकी सब की बात, वो प्रेशर्स की बात, पता है क्या, बगैर प्रेशर के बच्चों को भी मज़ा नहीं आएगा और पेरेंट्स को भी मज़ा नहीं आएगा। चाहे वो क्रिकेट मैच हो, चाहे वो सस्पेंस थ्रिलर हो या लाइफ हो, प्रेशर्स होने कंपलसरी है। और बगैर प्रेशर के क्या मतलब आएगा ना, मुझे बताओ। तो प्रेशर होनी ही चाहिए, पर हाँ, पूरा की पूरा प्रेशर नहीं हो, बीच में कुछ ह्यूमर, कुछ चीज़ें होती रहे। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है अवेयरनेस। जी। अगर पेरेंट्स वाकई में चाहते हैं कि बच्चा नीट पढ़े, सीए पढ़े या कुछ भी, तो कम से कम वो बच्चों को वैसे लोगों से मिलाओ कि जो वाकई में डॉक्टर्स हैं, वाकई में सक्सेसफुल चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं, एंड दे आर डूइंग अस्टाउंडिंगली वेल। तो कहीं ना कहीं बच्चा उनसे सीखकर खुद ही इंस्पिरेशन लगेगा और बोलेगा कि मैं सीए बनना चाहता हूँ, मुझे उनके जैसा बनना है। बिकॉज बच्चे एकदम गीली माटी के जैसे हैं, आप उनको अभी जैसे आकार दोगे ना, वो वैसे ही साकार हो जाएंगे। तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा बदलाव करना कंपलसरी होगा। मतलब पेरेंट्स की तरफ से वो चीज़ आने के बदले अगर बच्चे की तरफ से ही वो चीज़ आ जाती है कि मैं ये बनना चाहता हूँ या मुझे ये बनना है, Yes. तो मुझे लगता है कि इसका और कोई तोड़ नहीं हो सकता। और हाँ, ये बात बिल्कुल मत भूलिए, हर बच्चा बहुत ही खास होता है, तो उसकी खासियत पहचानना, उसको संवारना, निखारना पेरेंट्स से बेहतर और कोई नहीं कर सकता। क्या बात है सर। लेकिन जैसे कि माँ बाप बच्चों के लिए सारी कोशिशें करते हैं, हम भी देखते हैं कि यहाँ पे बाहर से बच्चे ज़्यादातर पढ़ने के लिए शहर में आते हैं, लेकिन जो एम या जो सोच लेके वो यहाँ आते हैं, फिर यहाँ का माहौल देख के एक डिस्ट्रैक्शन में चले जाते हैं, या फिर चीज़ें थोड़ा अलग ढंग से होने लगती है। जो प्लान करके वो प्लान उस तरह होता नहीं है। फिर चाहे गलत संगत हो सकती है, कोई एडिक्शन हो सकता है, या किसी भी तरह का डिस्ट्रैक्शन हो सकता है। तो इससे कैसे बचा जाए? ये सवाल मुझे एक्सपेक्टेड था, इसलिए मैंने मेरे पहले सवाल में ये चीज़ बता दी थी, कम्युनिकेशन गैप। और सबसे बेहतर होगा कि पेरेंट्स और बच्चों के बीच में वो कम्युनिकेशन गैप अगर हट जाए ना, तो कोई चीज़ का ना डिस्ट्रैक्शन होगा, ना बच्चा कोई चीज़ छिपाएगा, और बच्चा पेरेंट्स के पास सलाह लेने आएगा कि मेरे साथ ऐसा हुआ, मुझे ये चीज़ करना है, ये सही है, गलत है, क्या है, मुझे नहीं पता, आप मुझे बताओ मैं क्या करूँ। कुछ दिन पहले एक छोटी सी रील देखी मैंने कि वहाँ पर एक लड़की अपने पापा को रात को 2 बजे फ़ोन करके बोलती है कि पापा मुझे नींद नहीं आ रही। तो पापा पूछते हैं क्यों? तो बोले मैंने आपसे झूठ बोला। तो बोले क्या? मैं आपको ये बोलकर निकली कि मैं अपनी फ्रेंड के यहाँ पर आई हूँ पढ़ाई करने के लिए और मैं लोनावला हूँ अभी। तो बोले अब क्यों बोल रही हो? तो बोले वही घुटन की वजह से मुझे नींद नहीं आ रही, क्योंकि आज मैं पहली बार झूठ बोल कर निकली हूँ, मेरे दोस्त लोग मुझे बोले। पर उनके दोस्त लोगों का कम्युनिकेशन उनके पेरेंट्स के साथ कैसा था और इनका कम्युनिकेशन इनके पेरेंट्स के साथ कैसा है, वो देख लो। और पापा क्या बोलते हैं पता है? पानी पीकर सो जा। तो ये कम्युनिकेशन गैप अगर कवर हो जाता है तो कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं होगा, कोई गलत संगत नहीं होगी और कुछ नहीं होगी। और लेट मी टेल यू, गलत संगत तब होगी जब वो संगत ढूंढेगा, पर अगर उसके संग में कोई है तो संगत ढूंढने का कोई सवाल ही नहीं आता। बिल्कुल सर, बहुत अच्छा आपने ये सजेस्ट किया है। मुझे लगता है कि ये बहुत सारे बच्चों को मतलब डायरेक्टली इनडायरेक्टली तो उनके दिल को ये बहुत चीज़ छू के जाने वाली है। लेट मी करेक्ट यू, पेरेंट्स को भी छू जाए तो मज़ा हो। जी सर, बिल्कुल छू जाएगी, क्योंकि शायद पेरेंट्स के लिए बहुत ज़रूरी है कि किस तरह से अपब्रिंगिंग होना चाहिए बच्चों का। मैं भी, जैसे आपने बोला ना कि जैसे हम बड़े हुए वैसे ही बच्चों को नहीं बड़ा करना चाहिए, तो मैं भी यही सोचती हूँ एज ए पेरेंट कि मैंने तो यार मेरे घर पे ये चीज़ सीखी थी, बचपन में ये चीज़ किया था, अच्छा मेरे बच्चे को ये नहीं मिल रहा है, तो ये जो है कि मुझे जो मिला शायद ये उससे नहीं मिल रहा। मैं बात कर रही हूँ कल्चरल वैल्यूज़ की, क्योंकि कॉन्वेंट का एजुकेशन है, सिस्टम जो चेंज हो चुका है, बहुत सारी चीज़ें फटाफट वायरल हो रही है, तो ये जो डर है माँ के मन में, तो इसके बारे में आप क्या बताएंगे? आज की जो जनरेशन है या जो बच्चे हैं ना, वो जिज्ञासा वाले हैं। आपको बोला जाता था कि दिवाली की पूजा में घर के बाहर तोरण बांधो, आप लेते थे आम के पत्ते, तोरण बांध देते थे। अब बच्चे पूछते क्यों? आपके पास वो क्यों का जवाब है क्या? अगर आप उसको सेटिस्फाई कर दो कि ये क्यों है, ये वाई है और उसकी वजह से ये चीज़ हो रही है, तो मुझे नहीं लगता कि वो काम नहीं करेंगे। पर आपके पास वो क्यों का जवाब नहीं, क्योंकि आप क्या बोलते हैं, मेरी मम्मी ने मुझे बोला था इसलिए मैं तेरी मम्मी हूँ, मैं तेरे को बोल रही हूँ। If you answer them properly, if you handle them properly, definitely everything can be very proper, appropriate and most updated. उनके क्यों का जवाब मिल जाना उनको, तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। पर हम खुद कतराते हैं वो क्यों से। तो बेटर ऑप्शन क्या है कि वो क्यों हम ढूंढे
गूगल में ढूंढो, शास्त्रों में ढूंढो, किताबों में ढूंढो या अपने बड़े बुजुर्ग से ढूंढो और उसके बाद चीज़ें बता दो। अभी आषाढ़ी एकादशी गई थी जी। उपास करते हैं, क्यों करते हैं? क्या होता है? जब हम ट्रेडिशन जानते हैं, मानते हैं, उसको मनाते भी हैं, तो अगर बच्चों को भी उसको मनाना है तो उसका रीज़न तो पता होना चाहिए ना। तो आप उनको बताओ, क्योंकि आने वाली जनरेशन को बताने वाले आप नहीं हैं, वो बच्चे ही हैं, पर उनको पता होना चाहिए कि इतने पते के बाद उनके पते पर भी है। क्या बात है सर। एक और चीज़ है कि हम देखते हैं कि एजुकेशन चाहे 11th-12th ख़त्म हो जाएगा तो सबको एक होड़ लगी रहती है कि पूना मुंबई जाना है, वहाँ पे एजुकेशन करना है या फिर वहीं पे जाके सेटल हो जाना है। लास्ट टाइम हमारे यहाँ एक गेस्ट आए थे, उन्होंने बात बोली कि हर 10 घरों के बाद एक घर में ताला लगा हुआ है, स्पेशली हमारे विदर्भ की साइड में। तो ऐसा क्यों हो रहा है सर? मतलब ये वहाँ पे जाके सेटल हो, डेफिनेटली अपने यहाँ अपॉर्च्युनिटीज़ नहीं है, लेकिन इसके अलावा क्या चीज़ हो सकती है जो उनको यहाँ पे बांध के रख सके? मुझे नहीं लगता कि ऐसा है कि अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है, शायद हम देख नहीं रहे। ओके। और सही मायनों में अगर बात करूं तो आप मुंबई पूना में जो लोग रह रहे हैं, स्पेशली विदर्भ वाले, उनसे अगर जाकर पूछो कि उनको क्या चाहिए तो उसका जवाब वो बेटर देंगे और मेरे ख्याल से सुनने वाले को भी समझ में आ रहा है कि वो क्या बोलेंगे। अब जिसके पास जो चीज़ नहीं है ना, उसको वही चीज़ चाहिए। उनके पास अकोला नहीं है और इनके पास मुंबई पूना नहीं है, तो उनको वही चीज़ चाहिए। ठीक है, मुझे देखो, रही आप अपॉर्चुनिटीज़ और बाकी सब चीज़ें बोल रहे थे, तो मुंबई पूना में भी वो चीज़ें हैं, अकोला में भी वो चीज़ें हैं, पर अब आने वाले समय में मुझे ऐसा लगता है कि अकोला में जो अपॉर्चुनिटीज़ उनको मिल सकती है ना, वहाँ पे भी नहीं मिल पाएगी, बिकॉज वो सैचुरेट हो चुका है और ये एक्सप्लोर होने का बाकी है। क्या बात है। तो ये सबसे बेस्ट रह सकता है। हाँ, अब जो बच्चा ज़िद्दी करता है कि उसको वहाँ जाकर रहना है, ये करना है, क्योंकि उसको तो ब्रेन फीडिंग वही किया गया है और उसको सिक्के का एक ही पहलू पता है। तो मेरी सबसे विनती है इस मंच से कि उस बच्चे को कम से कम 2 महीने का कोई कोर्स करा लो समर वेकेशन में, जहाँ पर वो बच्चा हॉस्टल में रहे। वाह। तो समझ में आएगा कि आटे दाल के भाव क्या होते हैं। जब रात को चादर उड़ाने वाला कोई नहीं होता ना, तब समझ में आता है कि क्या होता है। सुबह उठकर देखो तो टूथपेस्ट खत्म हो गया, ना चाय ठीक से मिल पाती और नाश्ते का तो पूछो मत, और खाना लेट हो गया तो मेस बंद हो गई। तो ये सब चीज़ें समझ में आती है और फिर घर की और घर वालों की कदर होना शुरू हो जाएगी। पर वो 2 महीने याद से भेजें बच्चों को। बिल्कुल सर, बहुत मुझे ये पॉइंट बहुत अच्छा लगा कि उनको एक रंगीत तालीम करा दो कि क्या हो सकता है उनके साथ। सर क्या और आप शेयर करना चाहोगे ऐसे बच्चों के बारे में जो ऑलरेडी वहाँ पर पढ़ रहे हैं या फिर घर की फाइनेंशियल सिचुएशंस की वजह से स्ट्रगल कर रहे हैं अपनी लाइफ में, अपने फैमिली को भी उनको आगे लेके जाना है और खुद भी लाइफ में आगे बढ़ना है, जो स्ट्रगल कर रहे हैं बच्चे इस वक्त, और उनके पेरेंट्स की एक मेंटालिटी कि हम हमारे बच्चों को वो चीज़ नहीं दे पा रहे हैं जो हम उनको देना चाहिए, तो ऐसे बच्चों के बारे में आप क्या बोलना चाहेंगे सर? देखो, हर माँ बाप अपने बच्चे के लिए अपने से बढ़कर काम करता है, फिर चाहे वो कार चलाने वाला हो, कारखाना चलाने वाला हो या रिक्शा चलाने वाला हो। जो बेस्ट से बेस्ट होता है ना, वही उसको देता है। रही स्ट्रगल करने की बात, तो सक्सेस की, पैसे की और हर चीज़ की कदर इंसान वही कर सकता है जिसने स्ट्रगल किया है। अगर उसको आयता मिल जाता है ना सब, तो वो स्ट्रगल करेगा ही नहीं कभी, नेवर। बिल्कुल। मैं एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ आपको। मुझे मेरे सर ने पूछा कि व्हाट डू यू वांट टू बी, तो मैंने बोला कि सर मुझे करोड़पति बनना है। तो सर बोले कल सुबह घर पे आ जाओ, मेरे से 1 करोड़ रुपए ले लो, तुम बन गए करोड़पति। बोला सर ऐसा नहीं बनना है, एक प्रोसेस के थ्रू बनना है। तो बोले प्रोसेस मतलब क्या? मैं बच्चों की भाषा का एग्जाम्पल बच्चों की भाषा में ही बोलना चाहता हूँ, इसलिए एग्जाम्पल जानबूझकर ले रहा हूँ। तो बोले प्रोसेस मतलब क्या? मतलब प्रोसेस क्या होता है कि लड़का लड़की को देखता है, वो पसंद करता है, फिर लड़की के घर वाले लड़के के घर वाले मिलते हैं, फिर वो पसंद करते हैं, फिर यार रिश्तेदार आते हैं, फिर तय होता है, फिर सगाई होती है, फिर शादी होती है, शादी के बाद फिर बाकी सब चीज़ें हैं। उसके बाद फिर दोनों में अगर मनमुटाव होता है तो सबसे पहले दोनों संभलने की कोशिश करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं कि चलना है आगे, नहीं चलना है। फिर वो अग्री कर लेते हैं कि हमको साथ में नहीं रह सकते। फिर पेरेंट्स आते हैं, फिर वो समझाते हैं, फिर भी नहीं मानते। फिर रिश्तेदार आते हैं, फिर समझाते हैं, फिर भी नहीं समझते। फिर दोस्त आते हैं, फिर समझाते हैं, फिर भी नहीं समझते। और लास्ट में फिर कोर्ट में जाते हैं, फिर वो फाइल करते हैं डाइवोर्स, और फिर जज भी यही बोलता है तुम 6 महीने वापस साथ में रह के देखो, अगर हो गया तो ठीक, नहीं तो फिर दे देंगे। फिर 6 महीने साथ में रह सकते नहीं रह सकते सेकेंडरी है, उनको डाइवोर्स मिल जाता है, या नहीं रह सकते तो डाइवोर्स मिल जाता है। फिर अब आजकल कैसा हो गया, एक मैसेज के थ्रू हमारा नहीं जम रहा, ओके डन। तो ये गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड की भाषा यहाँ नहीं हो सकती। एवरीथिंग शुड गो थ्रू अ पर्टिकुलर एंड अ प्रॉपर प्रोसेस ओनली,
तभी ये चीज़ें होंगी। और ये प्रोसेस और कुछ नहीं है, स्ट्रगल है। आज महेंद्र सिंह धोनी की पिक्चर हम हर कोई देखते हैं, उससे इंस्पिरेशन मिलती है। क्यों? सक्सेस से मिलती है इंस्पिरेशन? स्ट्रगल से मिलती है। तो स्ट्रगल होना ही चाहिए। और ये इंपॉर्टेंट है कि स्ट्रगल कहाँ कर रहे हो और कितना कर रहे हो, बिकॉज आई बिलीव दिस इज लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटीज़। एक समय था कि जहाँ पर आपको बिजनेस स्टार्ट करने के लिए बहुत पैसा चाहिए था, बट आज की तारीख में आपको बिजनेस स्टार्ट करने के लिए पैसा नहीं, दिमाग चाहिए, आइडिया चाहिए। आप आइडिया लेकर आओ और पैसा देने के लिए भरपूर लोग बैठे हैं सामने। तो स्ट्रगल कुछ नहीं होता, सिर्फ ये हो रहा है कि आप गलत दिशा में जा रहे हो। आप सही दिशा में जाओ तो स्ट्रगल नहीं होगा, वो बिल्कुल भी नहीं होगा, सक्सेस ही होगा। क्या बात है सर। सर आप इतनी अच्छी बातें शेयर कर रहे हैं, डेफिनेटली ये पेरेंट्स को भी बहुत हेल्प करने वाली है। सर आजकल एक नई चीज़ चल रही है बच्चों में और बहुत सारे घरों में सुनाई देता है कि हमको हमारी प्राइवेसी चाहिए या फिर स्पेस होना चाहिए हमारी लाइफ में। ये बच्चों की भी आजकल डिमांड होती है। तो ये स्पेस जो है, इस स्पेस के बारे में आप क्या बताना चाहेंगे? गलत क्या है? स्पेस कुछ गलत नहीं है जहाँ तक मुझे लगता है। देखो, जैसा मैंने बताया कि वर्जन चेंज हो रहे हैं ना, वैसे ये भी जनरेशन चेंज हो रही है। और मैंने इसके पहले जैसे बताया था कि इट्स नॉट द क्वांटिटी ऑफ टाइम यू स्पेंड विथ योर फैमिली और योर किड्स, क्वालिटी टाइम ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जी। स्पेस रहनी चाहिए। मतलब जो बच्चा स्कूल में 6, 7, 8 में भी है ना, तो वो एक्सपेक्ट करता है कि पेरेंट्स नॉक कर कर अंदर आए उसके रूम के अंदर। तो स्पेस में कोई प्रॉब्लम नहीं है। कंडीशन सिर्फ इतनी है कि जब स्पेस निकल जाए ना, तो सब लोग ऐसे मिलें कि जिसमें कम्युनिकेशन भरपूर हो। आज देखो, एक बच्चा जब स्कूल से घर आता है, वो बताना चाहता है कि स्कूल में क्या क्या हुआ उसके साथ, उसको क्या अच्छा लगा, क्या बुरा लगा, कौन सी चीज़ क्या हुई, बच्चे ने टिफ़िन में क्या खाया, सब चीज़ें बताना है। पर उसको सुनने वाला कौन है? बिल्कुल। बट अगर यही चीज़ कोई सुन ले, उसकी 5 मिनट 10 मिनट, घर के ही कोई सदस्य या पेरेंट्स या गार्डियंस या कोई भी, तो वो बॉन्डिंग बड़ी स्ट्रांग हो जाती है। और स्पेस बच्चा इसलिए चाहता है कि उसको कुछ आपसे छुपा कर करना है, उसके लिए नहीं है, पर उसको कुछ फैसले लेने हैं जो उसको इंडिपेंडेंट बनाते हैं। वाह। तो वो इंडिपेंडेंसी के लिए स्पेस ज़रूरी है। हाँ, कंसल्टेशन उसमें पूरा आप ही कराएगा, सलाह मशवरा पूरा आपका रहेगा, एडवाइसेस आप ही की रहेंगी, पर कुछ ना कुछ डिसीजंस रहेंगे जो इंडिपेंडेंट होंगे। और जहाँ तक मुझे लगता है ना, आई मे बी रॉन्ग इन दिस, बट जो बच्चों को स्पेस नहीं मिलेगी, अगर कुछ लोगों का सोचना है कि स्पेस नहीं देना चाहिए, तो वो बच्चे हमेशा डिपेंडेंट ही रहेंगे। बिल्कुल। तो उनको इंडिपेंडेंसी देने के लिए कुछ स्पेस देना लाजमी है। बिल्कुल। लेकिन सर ये स्पेस जब दिया जाता है या फिर कम्युनिकेशन कम है और स्पेस दे दिया, तो इसमें बड़ी इशू है क्योंकि सबसे ज़्यादा स्ट्रगल होती है टीनेजर के पेरेंट्स की। क्यों, जैसे कि हम देखते हैं कि जिस तरह के डिस्ट्रैक्शन है या फिर बच्चे एक दूसरे के जो एक अपोजिट जेंडर है उसके लिए अट्रैक्ट होना, या फिर ये चीज़ें आजकल बहुत कम एज में होने लगी है। तो बच्चों के साथ साथ पेरेंट की स्ट्रगल उसमें सबसे ज़्यादा होती है कि उसको समझाना एक तो मुश्किल है क्योंकि वो स्टबर्न एज में है। तो उनके लिए आप क्या सजेस्ट करेंगे? अगेन सेम थिंग है, कम्युनिकेशन गैप। आप कम्युनिकेशन गैप पूरा कर लो तो उसमें ना डिस्ट्रैक्शन होगा, ना अट्रैक्शन होगा, ना कुछ होगा। बच्चों को आपसे फुर्सत ही नहीं रहेगी, बिकॉज जो भी चीज़ें चाहिए बच्चों को वो सब आप मुहैया करवा रहे हो। तो बच्चा बाहर निकलेगा क्यों? वो चक्रव्यूह में जाएगा ही नहीं। वो आपसे ही संलग्न रहेगा, आपसे ही मन मस्त मगन रहेगा, बाहर निकलेगा ही नहीं वो। बिल्कुल। अब वो टीनेजर रहो, आप तो टीनेजर बोल रहे हो, जो बच्चे 10-11 साल के भी हो गए ना, वो भी पाठ पढ़ाने में चूकते नहीं आजकल। तो बच्चे, टीनेजर की एज भी छोटी होती जा रही है, पर घूम फिर कर बात सिर्फ कम्युनिकेशन पर आती है। एटलीस्ट कुछ समय या घर का रात का खाना सब लोग साथ में बैठकर बगैर मोबाइल बगैर टीवी के खाएं। कम से कम एक बोर्ड रूम में जो कंपनीज की पॉलिसीज बनती है, तो एक घर परिवार भी बोर्ड रूम से कम नहीं है। और जितने सभासद वहाँ या जितने सदस्य वहाँ खाना खा रहे हैं वो डायरेक्टर से तो हैं। तो क्यों ना ब्रेनस्टॉर्मिंग हो, क्यों ना बातचीत हो या कुछ हो। मुझे बहुत दुख होता है जब मैं ये बात बोलूँ, आज तो इन्वर्टर्स आ गए हैं, पर पहले इन्वर्टर्स नहीं थे ना, तो सब लोग लाइन जाती थी, एक कमरे में आके बैठते थे, क्योंकि एक लाइट एक पंखा ही चलता था। बट आज मुझे लगता है वापस से वही समय ला लो, लाइट पंखा एक ही कमरे का शुरू करो। कम से कम जितनी देर लाइट नहीं रहेंगे ना, एक घर में एक जगह पर सब आके बैठेंगे। यस, बिल्कुल बिल्कुल सर, बहुत अच्छा आपने बोला है। सर आपने अभी थोड़ी देर पहले एक बात कही थी कि यहाँ पे भी हम लोग अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट कर सकते हैं। जो लोग बाहर जाने की होड़ में हैं, तो यहाँ पे जो स्पेस बनते जा रहा है, जो अपॉर्चुनिटी क्रिएट होनी चाहिए, तो क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ आपको लगती है कि यहाँ पे अवेलेबल है? मुझे लगता है कि ऐसी कोई चीज़ ही नहीं है जिसकी अपॉर्चुनिटी यहाँ पर अवेलेबल नहीं है, सिर्फ हम लोग उसको देख नहीं पा रहे शायद। और
जब क्रोमा, डीमार्ट, डोमिनोज, पिज़्ज़ा हट, KFC यहाँ पर आकर इतना अच्छा बिजनेस कर सकते हैं, तो अभी भी बहुत सारा भाग अनएक्सप्लोर्ड ही है, जो मुझे लगता है। जी अभी आप लोग का मेरे ख्याल से पॉडकास्ट का एक ही स्टूडियो है अकोला में, जी तो कम से कम आपकी वजह से हम बोल तो भी सकते हैं, कहीं बाहर जाओ कि पॉडकास्ट होता है हमारे यहाँ पे भी और ये लोग करते हैं। बट अगर यही चीज़ आप बड़े शहर में जाकर करते हैं तो आप लुप्त विलुप्त हो जाते हैं, क्योंकि वहाँ पर ऐसे कई लोग हैं जो कर रहे हैं, तो वहाँ पर आप ट्रेंड फॉलोअर रहेंगे, पर अकोला के जैसे शहर में आप ट्रेंड सेटर बन सकते हो। वाह एक दूसरा, यहाँ पर हर चीज़ रॉ है, आपके कनेक्ट्स, आपके कॉन्टैक्ट्स, प्लस आपके फैमिली के कनेक्ट्स और कॉन्टैक्ट्स, और उसके बाद जो पेरीफेरी में लोग आपको जानते हैं, आपके पिता को जानते हैं, आपके पड़ोस को जानते हैं, या आपके चाचा दादा सबको जानते हैं, वो नाम यहाँ प्लस नहीं मल्टीप्लिकेशन का काम करता है। तो जो काम आप यहाँ से कर सकते हो ना, वो कहीं से नहीं कर सकते। और एक बात और अपने तजुर्बे से बताता हूँ, जिनकी कर्मभूमि और मातृभूमि एक होती है ना, उनकी बात ही अलग होती है। क्या बात है, क्या बात है सर, बहुत बढ़िया। सर आपने अभी जो बोला अपॉर्चुनिटीज़ या जितने ब्रांड्स के आपने नाम लिए, यहाँ पे आके उन लोग बड़ा पोटेंशियल ढूंढ रहे हैं और बहुत अच्छा बिजनेस रन कर रहे हैं, लेकिन क्या यही चीज़ें हमारे यहाँ के बिजनेस को भी अफेक्ट कर रही है? डेफिनेटली कर रही है, बट ये बात भी सही है कि इससे शहर भी बढ़ रहा है। पहले अकोला में हो सकता है 2 लाख लोग थे, तब ये दुकानें चलती थी। आज ये दुकानें आई हैं तो हो सकता है कि आसपास के गांव के भी लोग यहाँ पर आ रहे हैं। जो कोचिंग का इतना बड़ा सेंटर है, मेडिकल का इतना बड़ा हब बन चुका है अकोला, जी। तो ये लोग भी बिजनेस कर रहे हैं, हम लोग भी बिजनेस कर रहे हैं, तो हमको कंपटीशन में तो रहना ज़रूरी है ना। बिल्कुल। और कंपटीशन का ही मज़ा है, बिकॉज कंपटीशन नहीं रहेगी तो मोनोपोली में तो यू विल गेट डिस्ट्रॉयड। तो ये लोग आ रहे हैं, इसका मतलब ये हमारे शहर का पोटेंशियल बताने आ रहे हैं, नहीं तो क्या है। रिलायंस ट्रेंड्स हैं, यानी इतने सारे एग्जाम्पल्स हैं मेरे पास कि हर चीज़ में जो बड़ी कंपनी है वो यहाँ पर आ रही है, और वो यहाँ पर इसलिए आ रही है क्योंकि उनको पोटेंशियल दिख रहा है। बिल्कुल तो वो पोटेंशियल हमको भी तो दिखना चाहिए ना। बिल्कुल। सर आप विदर्भ चैम्बर ऑफ कॉमर्स से भी रिलेट करते हैं, तो इसके माध्यम से क्या नई चीज़ें की जाती है, या फिर कोई यंग एंटरप्रेन्योर्स या फिर एंटरप्रेन्योर डेवलपमेंट के लिए कुछ वेंडर्स मीटिंग वगैरह ऐसा कुछ होता है आपकी तरफ से? देखो सब चीज़ें होती है, पर है ना, कोई भी चीज़ दो तरफा हो तो मतलब है। सिर्फ यहाँ पर जैसे खाना अगर रखा है तो वो खाना आकर खा ले तो बढ़िया बात है, ठीक है। जैसे बोलते हैं ना कि प्यासे को कुएं की तलाश होती है। आजकल कुआं भी मालूम है उसको कहाँ है, पर उसको प्यास ही नहीं लगी है। अब दिन ये आ गए हैं कि कुआं को प्यासे की तलाश है। और चाहे विदर्भ चैम्बर ऑफ कॉमर्स हो, मारवाड़ी बिजनेस फोरम हो, या कोई भी समाज की कोई भी संस्था हो, ये कुएं जैसी है जिनको प्यासों की तलाश है। और प्रॉब्लम सिर्फ इतना है कि ये प्यासे सारे अकोला के कुएं छोड़कर दूसरे गांव के कुएं में जाते पानी पीने, और यहाँ का पानी इतना सारा है, इतना मीठा है, इतना मस्त है कि अमृत से कम नहीं है। पर आप चखो तो सही एक बार। तो देयर इज लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटीज, मतलब अपॉर्चुनिटीज अगर करना चाहो तो देखो, आप करो तो शिकायत होगी, आप करो तो शिरकत होगी। अब ये आपके ऊपर है कि क्या करना है। बिल्कुल, ये तो है नज़रिए की बात जो आपने बोला कि आप जैसा देखोगे वैसा ही दिखने वाला है। सर अभी यंगस्टर्स अगर कोई अपना बिजनेस डेवलप करना चाहे या एग्रीकल्चर के सेक्टर में, जैसे आपको कृषि रत्न पुरस्कार मिल चुका है गवर्नर की तरफ से, तो आपने इसमें भी बहुत सारा काम किया है, APMC से आप अकोला के कनेक्टेड हैं, तो एग्रीकल्चर में क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ है बच्चों के लिए? सबसे ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज इसी के अंदर है, और सबसे अनएक्सप्लोर्ड मार्केट यही है। ओके। मुझे ऐसा लगता है कि एग्रीकल्चर को एक किसानी, खेती, फार्मिंग के जैसे ना देखकर इंडस्ट्री देखकर काम करें तो सबसे बेस्ट आउटपुट आता है। जितनी सहूलतें एग्रीकल्चर में उतनी कहीं नहीं है। आज अकोला के पास वाला वाशिम डिस्ट्रिक्ट देख लो, अलग अलग प्रकार की फार्मिंग हो रही है। हल्दी का बहुत बड़ा मार्केट बन गया है, हल्दी की फार्मिंग हो रही है। ट्रेडिशनल फार्मिंग छोड़कर नए नए फार्मिंग के तरीके आ रहे हैं जी। AI का यूज़ होते जा रहा है फार्मिंग में भी। और दो चीज़ें होती है एग्रीकल्चर में, एक खेती के समय की या फसल पकने के समय की, और एक फसल पकने के बाद की। अपने यहाँ दोनों चीज़ों का योग्य मार्केट यहाँ पर है। ओके। एग्रीकल्चर के लैंड भरपूर अवेलेबल है, और पोस्ट हार्वेस्ट एग्रीकल्चर का जो प्रोड्यूस है उसका भी मार्केट यहाँ पर बहुत बड़ा है हर चीज़ का। और लेट मी टेल यू कि पूना में ऐसे इतने सारे कॉलेजेस हो गए हैं, बहुत सारे कॉलेजेस हो गए हैं जो सिर्फ एग्री बिजनेस मैनेजमेंट में MBA की डिग्री दे रहे हैं। वाह। और वो MBA की डिग्री आप यहाँ पर किसी भी व्यापारी के साथ रहकर 2 साल काम कर लो, तजुर्बा और MBA दोनों मिल जाएगा। क्या बात है। तो बहुत बड़ा काम हो सकता है एग्रीकल्चर की हद से लेकर। और यहाँ की जो APMC की बात है, पूरे इंडिया के अंदर अकोला की APMC के कुछ कमोडिटीज़ के रेट यहीं से निकलते हैं। ओके।
तो इतना बड़ा मार्केट है, इतने सारे सॉल्वेंट प्लांट है, सोयाबीन की बहुत बड़ी मंडी है, पल्सेस का बहुत बड़ा नाम है यहाँ पर, कॉटन का तो आपको सबको पता ही है। जी सो बहुत सारी चीज़ें हैं एग्री कमोडिटीज़ को लेकर जो यहाँ पर बहुत अच्छे से हो सकती है। बिल्कुल सर, लेकिन आप टोटली अलग चीज़ बता रहे हैं। जैसे हम अभी तक जो सुनते आ रहे हैं विदर्भ के बारे में कि फार्मर्स की सुसाइड या फिर ये इन चीज़ों को ही सबसे ज़्यादा हाईलाइट किया जाता है, आप जो चीज़ बोल रहे हैं ये बड़ी नई चीज़ है सर। और क्या बीएससी एमएससी एग्रीकल्चर में करने वाले बच्चों के लिए और क्या क्या यहाँ पे अवेलेबल है सर? देखो जैसा मैंने बताया ना, कुएं और प्यासा ये जी दोनों जी चीज़ें हैं और दोनों चीज़ होनी चाहिए। अब एक तरफ जिसको वो वर्ग भी है कि जहाँ पर फैसिलिटी बोलो, नॉलेज बोलो या कोई चीज़ बोलो नहीं पहुँच पा रही है, तो हमारा ही काम है, स्पेशली यूथ का काम है कि ये नॉलेज का लेकर प्रचार और प्रसार दोनों करें इसका। अगर मेरे पास खेत है पर जी मेरे पास टाइम नहीं है कि मैं खेती करूं, तो क्यों ना ऐसे कोई काबिल कंधों को मैं हायर कर लूं कि जो मेरे लिए कुछ अच्छा सा काम कर लें। उसमें बच्चों को भी कुछ मिल जाता है और मुझे भी कुछ मिल जाता है। और जैसे नज़रिए की बात है, अपॉर्चुनिटीज़ की बात है, अभी थोड़ी देर पहले बोल रही थी नज़रिए की बात है, तो जी वैसे भी यहाँ पर भी है। विदर्भ में सबसे ज़्यादा दिक्कतें हैं, मैं अग्री करता हूँ, पर विदर्भ में सबसे ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ है, ये भी आपको अग्री करना ही पड़ेगा। जी सर। और वापस से आई कम टू द सेम एग्जाम्पल, पड़ोस वाला डिस्ट्रिक्ट वाशिम, इससे बेहतर अनाज का जो मार्केट है अपने पूरी एरिया में नहीं, सबसे ज़्यादा प्राइवेट एपीएमसीज पूरे महाराष्ट्र में वाशिम डिस्ट्रिक्ट में ही है। वाह एंड लेट मी टेल यू, मेजॉरिटी ऑफ देम आर रनिंग इमेंसली सक्सेसफुल। तो ये पोस्ट हार्वेस्ट हो गया। जी सर। हार्वेस्टिंग के भी कई सारे तरीके हैं, कई सारी चीज़ें हैं जो नई नई आ रही है, एआई को लेकर, बहुत सारी चीज़ों को लेकर। जी जी क्रॉप के पैटर्न्स बदल गए हैं, फ्रूट्स उगा रहे हैं लोग, वेजिटेबल्स उगा रहे हैं, और ट्रेडिशनल फार्मिंग जो चल रही है वो तो चल ही रही है। बिल्कुल तो बीएससी एग्रीकल्चर, एमएससी एग्रीकल्चर या कोई भी पढ़ाई कर आप एग्रीकल्चर तो कर ही सकते हो बहुत अच्छे से। और इंडियन इकोनॉमी इज एन एग्रीरियन इकोनॉमी। बिल्कुल बिल्कुल सर। सर लेकिन हम आपने जो अभी बात बोली है कि एआई का यूज़ होते जा रहा है या फिर अपडेट होते जा रहा है, तो क्या अभी भी हमारे फार्मर्स अपडेट नहीं है, ऐसा आपको लगता है कि या उन्होंने अपनी फील्ड में अभी तक अपडेट नहीं किया हो? कि बाकी सब फील्ड में तो अपग्रेड होते जा रहे हैं, नए नए वर्जन आते हैं, लेकिन क्या एग्रीकल्चर का कोई वर्जन यहाँ पे अभी तक अपडेट नहीं हुआ? देखो हमारे यहाँ पीके भी है जी और सबसे बड़ा लैंडलॉर्ड अकोला में पीके भी है, सबसे बड़े एग्रीकल्चर की यूनिवर्सिटी भी पीके भी है जो हमारे यहाँ पर है। तो ये बोलना गलत होगा कि किसान अपडेट नहीं हुआ है, मैं इसको ऐसा बोलूँगा किसान अपडेट हो रहे हैं। और एक बात बताऊँ क्या, जैसे जैसे उनको मुनाफा दिखते जाएगा ना, जैसे जैसे वो एक्सेप्टेंस बढ़ता जाएगा, जैसे जैसे उनको दिखेगा कि मैं ऐसे नहीं ऐसे करूँ तो मुझे पैसा ज़्यादा बचेगा, मेरी पैदावार ज़्यादा होगी, तो वो भी काम करेंगे। जी सिर्फ किसी ने शुरुआत करें और शुरू करें। मैंने बताया शिकायत और शिरकत, तो फ़र्क उतना ही है। बिल्कुल बिल्कुल सर। अभी एक मिथ था जिसके बारे में मैं जानना चाहती थी कि एआई का यूज़ अगर बढ़ते गया या फिर इस तरह की रोबोटिक्स कुछ टेक्नोलॉजी आती गई तो मैन पावर जो है वो उसका यूज़ कम हो जाएगा, तो इसकी वजह से भी लोग डरे हुए हैं, या फिर स्टूडेंट्स ने इस फील्ड में जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? कंप्यूटर्स आने के पहले लोगों ने यही बताया था कि इसका यूज़ आने पर इंसान कम जी हो जाएंगे, अनएम्प्लॉयड हो जाएंगे, सब हो जाएंगे। देखो ज़माने के साथ चलो, आप एआई सीख लो, सबसे पहला रोज़गार आप ही को मिलेगा। क्या बात है। ख़त्म होगी बात। बिल्कुल मुझे बताओ, रेडियो के ज़माने में किसी को लगा था क्या कि ऐसा पॉडकास्ट कभी हो सकता है? और आपने इतना बढ़िया माध्यम दिया है कि लोग उसको अपनी कार में सुन भी सकते हैं और मन करे तो देख भी सकते हैं। बिल्कुल तो फिर ये भी तो एआई से कम कहाँ है जो आप काम कर रहे हो। तो इसका मतलब ये थोड़ी रेडियो वाले बंद हो जाएंगे, वो अपनी जगह सही है, तो आप अपनी जगह कहाँ गलत हो। एआई को सीख लो, उसका इस्तेमाल करो, काम हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल सर। अभी जो बच्चे अपनी फील्ड में सक्सेस कर चुके हैं, लेकिन बहुत से मैंने देखे हैं स्टूडेंट्स इंजीनियरिंग कर लेते हैं बहुत अच्छे से, लेकिन उनका वो इंटरेस्ट नहीं था, पैशन कुछ अलग रहता है, फिर उस चीज़ को छोड़ देते, तो एक दुविधा वाला सिचुएशन आ जाता है लाइफ में। तो ऐसे लोगों को या उनके पेरेंट्स को आप क्या सजेस्ट करना चाहेंगे? फरहान कुरैशी नाम सुना है? 3 इडियट्स। जी गाड़ी छोटी रहेंगी अब्बा, मैं खुश रहूँगा, आपके लिए जो भी करूँगा दिल से करूँगा। वाह। तो और जो मेरे ख्याल से हमारे पॉडकास्ट की पहली लाइन थी कि मार्कशीट सिर्फ मार्क्स बताती है, काबिलियत नहीं, और हर बच्चा खास होता है। बिल्कुल। अब अगर मुझे चोट घुटने पे लगी है और मैं मलम हाथ पे लगा रहा हूँ, तो वो चोट का इलाज नहीं होगा, वो टाइम पास होगा। तो ज़्यादा अच्छा वो होगा कि जहाँ चोट है वहीं मलम लगाओ,
तो जो पैशन है, सबसे पहली बात दिक्कत ये जाती है कि बच्चों को अपना पैशन ही समझ में नहीं आता है कि मेरा पैशन है क्या। ये गिटार अच्छा बजाते हैं तो मैं गिटार बजा लेता हूँ, ये अच्छा गाना गाते हैं तो मैं गा लेता हूँ, मैं डांस क्लास लगा लेता हूँ, मैं ये कर लेता हूँ, मैंने तो फैशन डिज़ाइनिंग, इंटीरियर डिज़ाइनिंग, वो सब चीज़ें हैं, पर वो पैशन है ही नहीं। तो सबसे पहले अलग अलग चीज़ों के बारे में मालूमात हो, या कम से कम करियर काउंसलर्स होते हैं उनसे मिलो, वो बच्चों का पैशन या बच्चों का इंटरेस्ट बहुत अच्छे से पता कर लेते हैं। बिल्कुल। और अब वो समय नहीं है कि जहाँ पर माता पिता डॉक्टर है तो वायरस के जैसा अगर तू लड़का है तो तू डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा, और लड़की है तो डॉक्टर बनेगा, तो ऐसा नहीं रहेगा वो। बिल्कुल। उसके आने के बाद उसको जो पसंद होगा वही चीज़ है। मुझे एक बात बताओ, जब आप कभी पापा मम्मी के साथ अपने स्कूल के टाइम होटल में गई थी खाना खाने, तो कभी आपको याद है कि आपने ऑर्डर दिया था? बिल्कुल नहीं सर। और आज जब आप अपनी बच्ची को होटल में लेकर जाती हो तो क्या होता है? वही ऑर्डर देते हैं सर, अभी भी हम नहीं देते। तो यही फ़र्क है ना। फिर जब वो होटल का ऑर्डर आप आपस में डिस्कस करके देते हो, तो फिर यहाँ करियर का ऑर्डर क्यों ना दें हम लोग आपस में डिस्कस करके? सर अभी जैसे हमने कहा कि यहाँ पे बहुत सारी चीज़ों का स्कोप है। एक इंडस्ट्री जो यहाँ पे ग्रो करते जा रहे हैं वो है इन्फ्लुएंसर्स। बहुत कम एज में पैसा, नेम, फेम सब चीज़ें मिलती जा रही है। तो ऐसे इन्फ्लुएंसर्स को क्या सजेस्ट करना चाहेंगे आप? देखो, इन्फ्लुएंसर्स का काम है इन्फ्लुएंस करना, और वो वही काम कर रहे हैं जो लोग सबसे ज़्यादा वो चीज़ से रूबरू हो रहे हैं। पहले एक बेटा अपने पिता की किराना दुकान पे जाता था तो उसको किराना दुकान के अलावा कुछ नहीं दिखता था, कपड़े की दुकान के अलावा वो कुछ नहीं सोचता था। आज वो बच्चा किराना दुकान के अंदर बैठकर इन्फ्लुएंसर्स की रील देखता है तो वो क्या सोचेगा? और उसमें भी इन्फ्लुएंसर्स अगर आप जैसे हो दया जी, तो फिर डेफिनेटली कंपटीशन तो बढ़ने ही वाला है। नहीं सर। तो मैंने भी जैसे बताया, इन्फ्लुएंसर्स का काम है इन्फ्लुएंस करना, तो हर बच्चे को लगता है कि मैं भी दूसरों को इन्फ्लुएंस कर सकता हूँ। यू विल बी सरप्राइज्ड, जो बच्चा 4 लोग घर में आते हैं उनसे ठीक से बात नहीं करता, बिल्कुल। पर 4 मिनट की रील फटाफट रिकॉर्ड कर लेता है। और कहीं ना कहीं ये वो स्पेस का भी असर हो सकता है कि वो स्पेस में आपने थोड़ा सा दिक्कत होगा या कुछ होगा, उसकी वजह से। देखो, आप जितना स्पेस और ओपन कम्युनिकेशन रहेगा ना, तो बच्चा उतना डिस्कस करेगा, और जितना डिस्कस करेगा उसको सही और गलत दोनों पता चलेगा इसके नए नए चीज़ों से और आपके तजुर्बे से, और वो दोनों जब एक साथ चलेंगे ना तो बेस्ट होगा वो। और इन्फ्लुएंसर्स ऐसा स्कोप है ना कि अगर कुछ हो गया अच्छा तो बहुत अच्छा हो गया, और नहीं भी हुआ ना तो उसको गलत नहीं लगता, क्योंकि वो कम ऊंचाई से नीचे गिरता है। तो मुझे लगता है कि बच्चे इसलिए इन्फ्लुएंसर्स की तरफ ज़्यादा आकर्षित हैं। बिल्कुल। लेकिन सर इसके साथ एक चीज़ हमने देखी है कि अगर लाइक्स जो है कुछ कम आ गए, कमेंट्स किसी ने नहीं किया, तो एक डिप्रेशन मोड में चले जाते हैं। तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? डिप्रेशन कुछ नहीं होता, इससे बेहतर परफॉर्म करो। कोशिश करो कि ये जो आपने रील बनाई, ये रील में अगर 101 लाइक आए हैं तो अगली रील में 101 तो पक्के ही हैं, उसके ऊपर जो आएंगे वो उस रील के लाइक है। तो आप उस इन्फ्लुएंसेस की पदवी के लायक हो। और ये डिप्रेशन वाले ना कुछ काम करना ही नहीं चाहिए इन्होंने, अगर डिप्रेशन आता है तो। और मैं तो ये स्ट्रॉन्ग ओपिनियन का हूँ, जो लोग बिजी रहते हैं वो कभी डिप्रेशन में रह ही नहीं सकते। एग्जैक्टली। सर हमने देखा है कि जेई, नीट इस तरह के एग्जाम्स, इसके अलावा सीए, जो बहुत ही हार्ड और टफ होते हैं एग्जाम्स, इसके साथ में सबसे टफ एग्जाम्स होती है आजकल जो ट्रेंड में भी चल रही है एमपीएससी, यूपीएससी। इसके प्रिपरेशंस बच्चे करते हैं, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि बहुत साल लग जाते हैं तैयारी में, और फिर वो कहीं तो भी आके रुक जाते हैं, या तो फिर कोई अलग चीज़ ढूंढ लेते हैं क्योंकि उसमें सक्सेस नहीं कर पाते। तो जो लोग इस प्रिपरेशन में जा रहे हैं या उसको करने की कोशिश करना चाहते हैं, ऐसे बच्चों को आप क्या बोलना चाहेंगे? आई एम स्ट्रांगली ऑफ द ओपिनियन कि जितने भी यूथ हैं जो काबिल हैं, मतलब जिनको लगता है कि वो काबिल हैं, काबिल हर कोई है, तो उन्होंने एमपीएससी यूपीएससी का एग्ज़ाम देना ही चाहिए, सब्जेक्ट टू कंडीशन, खुद के पैसे से। ओके। कम से कम अपना ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन कर लो या प्रोफेशनल डिग्री ले लो, उसके बाद जॉब करना स्टार्ट करो और उसके साथ प्रिपरेशन करो। बिकॉज आप मैक्सिमम, जहाँ तक मुझे पता है, 8 अटेम्प्ट दे सकते हो। और आपके पास एज लिमिट भी स्पेसिफाइड सफिशिएंट है, मतलब 25 साल की उम्र में आपको जॉब मिल जाता है, आप अच्छी तरह से तनख्वाह भी कमा लेते हो, और उसके बाद भी आप एमपीएससी यूपीएससी प्रिपेयर करो तो कोई हर्ज नहीं है। पर सिर्फ एमपीएससी यूपीएससी करेंगे और उसके बदले में कुछ नहीं करेंगे तो कहीं ना कहीं गलत है। लेट मी टेल यू, मुझे जहाँ तक पता है एक चीज़ और, सैकड़ों अलग अलग पोस्ट है, जैसे आईएएस है, आईपीएस है, टिकट कलेक्टर है, बहुत सारे हैं,
तो ये सारी पोस्ट भी आपको मिल सकती है सब्जेक्ट टू कंडीशन अगर आपके पास कुछ बेसिक डिग्री भी हो तो साथ में। ओके। तो एक बेसिक डिग्री ले लो, जॉब स्टार्ट कर दो और फिर एमपीएससी यूपीएससी का भी प्रिपरेशन करो, तो वो सबसे बेस्ट है, मुझे ऐसा लगता है। सर बिजनेस में जैसे आप मारवाड़ी बिजनेस फोरम से एसोसिएट है, वहाँ पे कनेक्ट है, तो बिजनेस के बारे में या फिर एंटरप्रेन्योर्स के लिए क्या नई चीज़ अभी हो सकती है, या किस तरह के बिजनेस में इन लोगों ने आना चाहिए, या जो ऑलरेडी फैमिली बिजनेस को अभी संभालने जा रहे हैं बच्चे, तो ऐसे लोगों को आप क्या सजेशन देना चाहेंगे? ये बहुत सारे सवाल और सारे पेचीदगी वाले सवाल आपने एक साथ पूछ लिए, फैमिली बिजनेस, एंटरप्रेन्योरशिप और सब। हमारे यहाँ अकोला में फैमिली बिजनेस बहुत बड़े हैं ओके। और फैमिली बिजनेस बहुत चलते हैं, और सबसे बड़ा स्ट्रेंथ भी यही हो सकता है और सबसे बड़ा वीकनेस भी यही होता है। ओके। जैसे जो पुरानी जनरेशन है, पापा लोग हैं, वो चाहते हैं कि बिजनेस उनके हिसाब से ही चलें, पर ये जो नया लड़का सीख कर आया है, इसने जो एमबीए किया है या बाकी चीज़ें डिग्री ली है, या उसके जो फ्रेंड सर्कल है, उसकी जो सोच है, समझ है इस जनरेशन की, वो अलग है। तो वो चाहता है कि ऐसे करें, वो बोलते हैं कि वो ऐसे करें, और ऐसे ऐसे के अंदर ऐसी वैसी हो जाती, ऐसी तैसी हो जाती। तो इसके लिए सबसे क्रूशल है कि दोनों जनरेशन का एक साथ बैठकर काम करना, और दोनों अपने ऊपर एक दूसरे के ऊपर थोड़े से लिबरल रहें तो वो बेटर होगा। ओके। रही एंटरप्रेन्योरशिप की बात, तो कोई अपनी माँ के पेट से सीख के नहीं आता, ये ऑटोमेटिकली बन जाता है वो। और बहुत अच्छा थॉट है, नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन। आपको जो चीज़ चाहिए ना, स्पेशली आजकल की जनरेशन को, उनको जो चीज़ चाहिए वो बराबर हासिल कर लेते हैं। तो जैसे अगर उनको चाहिए कि वो एंटरप्रेन्योर बने तो वो बन जाते हैं, इन्फ्लुएंसर्स बनना है तो वो भी बन जाते हैं, पर सब्जेक्ट सिर्फ इतना ही है कि उनके अंदर वो चीज़ आ जानी चाहिए। और पेरेंट्स का काम ये होना चाहिए कि वो बच्चों को वो लोगों से मिला देना चाहिए, जैसे मैंने इसके पहले बताया। जी। अगर पेरेंट्स चाहते कि वो सीए बने, तो ज़्यादा करके जो सक्सेसफुल सीएज हैं, जो बच्चों को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, उन लोगों से मिलाइए। बिल्कुल। डेफिनेटली बच्चा उनकी नज़र से सोचेगा। हाँ, उसका इन्वायरमेंट उस तरह का बन जाएगा। बिल्कुल। और जब दो जनरेशन एक साथ बिजनेस करती है ना, तो उसका मज़ा ही अलग होता है, बिकॉज तजुर्बा इनका और तरीके इनके तो बेस्ट है। लेट मी टेल यू, मैं जिस फैमिली को बिलोंग करता हूँ, आई एम द 6th जनरेशन एंटरप्रेन्योर इन द सेम बिजनेस। हमारी बिजनेस फर्म तकरीबन 117 साल पुरानी है। वाह। तो ये चीज़ भी होती है, तजुर्बा उनका है, तरीके मेरे भी हो सकते हैं। बिल्कुल एंड वी आर बिल्कुल। डूइंग वेल। बहुत बहुत अच्छा है सर ये। सर लेकिन ऐसा बोला जाता है कि जैसे मारवाड़ी, गुजराती, ये जो फैमिलीज होती है जिसमें सबसे ज़्यादा फैमिली बिजनेसेस जो होते हैं वो रन किए जाते हैं, तो इन्हीं लोगों के खून में ही शायद बिजनेस है, ऐसा बोला जाता है, और बाकी लोगों को इसकी समझ नहीं होती है, व्यापारी नहीं बन सकते या अच्छा व्यवसाय नहीं कर सकते, ऐसा बोला जाता है। इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? अभी तो बताया, कोई अपनी माँ के पेट से सीख के नहीं आता। ऐसा कोई स्टैम्प टैग नहीं लगा होता है कि ये वो है तो ये कर लो, ये वो है तो ये कर लो, ऐसा कुछ नहीं होता। और ये भ्रम है, इल्यूजन है। ओके। तो आप जो चाहो वो कर सकते हो। अरे हम उस युग में हैं कि जहां पर जिसको पैर नहीं है वो माउंट एवरेस्ट चढ़ सकता है। बिल्कुल। तो आप क्या ये मारवाड़ी, गुजराती, मराठी इनको लेकर बैठी हो? जिन लोगों को जो करना है वो कर ही रहे हैं इन सब चीज़ों को लेकर। तो हमको तो कोई बैरिकेड्स या ब्रैकेट्स नहीं लगाने चाहिए। अगर आप योग्य हो तो योग्य हो। और हाँ, मैं तो सिर्फ नाम में यकीन रखता हूँ, बाकी जो उसका सरनेम है या बाकी सब चीज़ें वो खुद देख लेगा। क्या बात है सर, तो बहुत नाम बढ़िया। ही इम्पोर्टेंट है। बिल्कुल बिल्कुल। सर आप पिछले 20-22 साल से जो है एजुकेशन फील्ड से बिलोंग करते हैं, आप एक इंस्टीट्यूट में एज अ लेक्चरर काम कर रहे हैं, और सिर्फ लेक्चरर नहीं तो आप इस फील्ड को पूरे पैशन के साथ एंजॉय भी करते हैं। ये मैंने खुद ने भी एक्सपीरियंस किया है। तो जब स्टूडेंट्स के साथ का आपका एक बॉन्ड होता है, इतने सालों के रिलेशन बन जाते हैं, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? सबसे बेस्ट होता है वो, सबसे बेस्ट। और अलग अलग तबके के, अलग अलग मानसिकता के, अलग अलग जगह से लोग आते हैं जी। और देखो ना, इस दुनिया में जहाँ कोई नहीं सुनता, 1 घंटा मेरा सुनते हो, सबसे बेस्ट पार्ट होता है। और मेरी कोशिश ये होती है कि 1 घंटा या जितना समय मैं उनके साथ हूँ, उनको बाकी कोई चीज़ छुए भी नहीं, बस मैं उनका रहूँ और मेरे रहें। यस। और वो सबसे बेस्ट पार्ट होता है। और मतलब उसके बिना मेरा भी नहीं जमेगा, और मुझे नहीं पता, मतलब मुझे याद है सचिन तेंदुलकर के समय बोला जाता था कि वी कैन इमेजिन क्रिकेट विदाउट हिम, बट वी कैनॉट इमेजिन हिम विदाउट क्रिकेट। सो आई कैन इमेजिन क्लासेस विदाउट मी, बट आई कैनॉट इमेजिन मी विदाउट माई क्लासेस।
क्या बात है। सर कोई बेस्ट मेमोरी जो स्टूडेंट्स के साथ में, क्योंकि मुझे तो आपके बर्थडे की बहुत सारी मेमोरीज याद है, लेकिन आप क्या मेमोरी शेयर करना चाहोगे, कोई स्पेशल मोमेंट्स? बच्चों के साथ तो ऐसे बहुत सारे मोमेंट्स हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। कभी मज़ा तब आता है जब क्लास का पहला दिन होता है, एक्साइटमेंट भयंकर होता है, पर तकलीफ़ तब होती है जब किसी क्लास का आखिरी दिन भी होता है। हम रोज़ मिल रहे हैं और आज से हम बोल दें कि कल से नहीं मिलेंगे, तो वो तकलीफ़ भी होती है। फिर रिज़ल्ट वाला दिन होता है कि जहाँ पर कुछ बच्चे पास होते हैं, स्पेशली सीए में, कुछ बच्चे पास होते हैं, उनसे मिलना होता है उसी जोश के साथ, गर्मजोशी के साथ, और वो बच्चों को भी फेस करना पड़ता है जो बच्चे फेल हो गए हैं। उनको सपोर्ट देना पड़ता है, दिलासा देना पड़ता है। पर मेमोरी की बात करें स्पेशली बच्चों को लेकर, तो एक छोटा-सा एग्ज़ाम्पल शेयर करता हूँ। मेरा बर्थडे था और मेरे बर्थडे के लिए ही मैं खुद के लिए केक लेने गया था किसी बेकरी पर। ओके। तो फ़ोन चल रहे थे मेरे कि हैप्पी बर्थडे, सबके आते हैं। तो मुझे पूछा कि क्या नाम लिखना है? मैं बोला इस पे लिख दो हैप्पी बर्थडे। तो उन्होंने वो टैग लगा दिया, बोले नाम लिखना होगा कुछ? तो मैंने बोला हाँ, उस पे लिख दो महेश। तो वो बेकरी वाला पूछता है मेरे को कि इस पे सर भी लिखूँ क्या? तो मैं बोला क्यों? तो नहीं, बोले मैंने 9 केक बेचे हैं महेश सर के नाम के, तो इस पे भी लिख देता। मतलब ठीक है। तो मतलब मैं ही हूँ वो। आप हैं क्या वो? तो मुझे बुके भी दिया, केक भी दिया और पैसे भी नहीं लिए। क्या बात है। और ये क्रेडिट बच्चों का है। एग्जैक्टली। और शायद ये बहुत अच्छी मेमोरी है सर लाइफ की। जी। और बच्चे आज भी सर आपके साथ कनेक्ट हैं? कोशिश है उनकी भी और मेरी भी कि हम जी। कनेक्टेड ही रहें। पर इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट कि हम साल, 2 साल, 3 साल भले ही बात ना करें, पर एक बार कभी पूना जाऊं, कभी मुंबई जाऊं, कभी ट्रैवल के समय, कभी अकोला में भी कोई मिल जाता है, वो एक बार भी मिलता है ना, तो वो टॉपअप मिल जाता है मेरे को भी और उनको भी। तो वो सबसे बेस्ट पार्ट है। और ये सोशल वेबसाइट्स के जरिए, मे बी इंस्टाग्राम, मे बी फेसबुक, मैं मेरे लिए नहीं उनके लिए हूँ उस पर। क्या बात है, क्या बात है। तो सर अभी जितनी भी चीज़ों से आप जुड़े हैं, फिर चाहे वो एपीएमसी हो, आपका मारवाड़ी बिजनेस फोरम हो, उसके बाद में महेश्वरी समाज हो, या फिर टीचिंग की फील्ड हो, इन सारी चीज़ों में सबसे ज़्यादा आपके दिल के करीब क्या है? टीचिंग। सर जैसे ये पॉडकास्ट चल रहा है, आप भी कई सारे लाइव पॉडकास्ट होते हैं, हमने कुछ अटेंड भी किए हैं काफ़ी रिस्पेक्टिव लोगों के साथ में, फिर चाहे वो राधेश्याम चांडक जी हो, वसंत खंडेलवाल सर हो, कमलेश कोठारी जी का, और अभी शायद से हमारे जो एसपी ज्वाइन किए वो शायद हमें कुछ दिनों के बाद आपके थ्रू उनको भी सुनने का मौका मिलने वाला है। तो सर ये थॉट कैसे आया दिमाग में, और क्या आपको इसका इम्पोर्टेंस लगता है कि क्यों होना चाहिए? मुझे लगता है कि अक्सर हम किताबों में ही अलग अलग सत्कार मूर्ति को देखते हैं और उनसे वही मुखातिब होते हैं। जी। पॉडकास्ट से बेहतर मंच नहीं हो सकता कि उनके साक्षात दर्शन करें और उनकी सबक और सीख खुद भी लें और दूसरों को भी दें। तो कोशिश थी कि ये चीज़ हो और हो भी गई। Nice. और ऊपर वाले ने कुछ चीज़ें बख्शी है जिसकी वजह से लोगों ने बोला कि पॉडकास्ट आप लो, तो ले लिए और हो गया। बिल्कुल। एक चीज़ और बताना चाहूँगा मैं, कोविड के समय जब सब लोग पेरेंट्स परेशान थे कि बच्चों का स्क्रीन टाइम बहुत हो रहा था, फिर चाहे टीवी का हो, टैब का हो, कुछ का भी हो, तो हमने एक रेडियो का शो किया था मैंने, उसका नाम था मस्ती की पाठशाला। और गणेश जी के समय श्रावण महीने में शुरू किया था और गणेश जी के विसर्जन के बाद वो शो ख़त्म हुआ था। ओके। और इतना अच्छा रिस्पांस मिला था कि बच्चे टैग करके फ़ोटोज़ भेजते थे। हमने प्राइजेस भी रखे थे बच्चों के लिए ओके। कि गणपति जी के मूर्ति का हार बनाओ फूल का, वो चढ़ाओ, उसका फ़ोटो भेजो, रेडियो सुनते हुए फ़ोटो भेजो सब। मतलब स्क्रीन टाइम ज़ीरो, फिर भी बच्चे हीरो। क्या बात है। तो वो बढ़िया पार्ट था, मस्ती की पाठशाला रेडियो का शो। तो अलग-अलग चीज़ें एक्सप्लोर करो ना, तो आपको अपना भी पैशन पता चलेगा, जैसे मुझे पता चल रहा है। जैसे आप पॉडकास्ट का जो बोल रही थी, चांडक जी का, खंडेलवाल जी का, कोठारी जी का, ये सब, तो पता है क्या, अपनी ज़िंदगी में हर कोई हीरो होता है, पर पिक्चर किसी-किसी की रिलीज़ होती है। बिल्कुल। तो कुछ एक ऐसा मंच क्यों ना बनाया जाए कि जहाँ पर हमारे ही लोग को पता चले कि हमारे ही लोग कितने बड़े हीरो हैं और उन्हें क्या-क्या ऐसा किया। बिकॉज़ इसी मिट्टी में वो पैदा हुए हैं, इसी मिट्टी में पले बड़े हैं, या ऐसी ही परवरिश हुई है। तो उन्होंने शिकायत नहीं करी, उन्होंने शिरकत करी, जिसकी वजह से आज वो ऐसे हैं और हम लोग भी ये काम कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल से यही एजेंडा लेकर आप भी काम कर रहे हो। बिल्कुल सर। और वही चीज़ को समझकर मैंने भी कुछ 2-3 जो पॉडकास्ट हुए हैं, वो करने की कोशिश की है। उद्देश्य सिर्फ एक ही है कि जो लोगों को लगता है ना कि यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है, तो ये लोग हैं कि वो बताते हैं कि इसको छोड़कर कुछ नहीं है। क्या बात है, क्या सर, इतने सारे पॉडकास्ट में आपके लिए सबसे इंटरेस्टिंग या सबसे ज़्यादा मोटिवेट करने वाला गेस्ट कौन रहा होगा? देखो, ये बहुत डिप्लोमेटिक हो जाएगा
क्योंकि आप इतने सारे पॉडकास्ट रोज रहती हो, और अगर मैं पूछूं तो आप तो मेरा ही बताओगे। और रही इन तीनों पॉडकास्ट की बात, तो तीनों अलग अलग एवेन्यूज हैं। एक जी, बहुत बड़े बैंकर है, एशिया की सबसे बड़ी क्रेडिट सोसाइटी है। एक इस शहर के सबसे सम्मानीय खासदार हैं, बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं, और एक आर्टिस्ट हैं। तो तीनों अलग अलग फ्लेवर्स के हैं। बिल्कुल। तो ये बताना बहुत मुश्किल है। हाँ, पर तीनों के जो सबक दिए हैं उन्होंने, वो सबक बड़े पेचीदगी वाले हैं और बहुत ही पसंदीदा हैं। तो इट इज़ वेरी डिफिकल्ट, बिकॉज देखो, प्यास बुझने से मतलब है, तो पानी गंगा का हो, जमुना का हो, सरस्वती का, वो इम्पोर्टेंट नहीं है। बिल्कुल। तो मेरी प्यास बुझी, पर ये तीनों से मिलकर सच कहूँ तो प्यास और बढ़ गई। सर, जिस फर्म के साथ में एसोसिएट होके आपने लोगों ने ये पॉडकास्ट वगैरह स्टार्ट किया, तो किस तरह का उन लोगों का इस चीज़ के लिए ये था, मतलब क्या सोचते थे वो लोग भी, उन्होंने किस तरह से इसमें हामी भरी, या क्या एक्सपेक्टेशन उन लोग की थी? मुझे अच्छा ये लगा कि आपने वो दोनों सवाल, मतलब जो दोनों तीनों पॉडकास्ट थे वो इंक्लूड किए। इसका जी। मतलब वो पॉडकास्ट शायद ठीक ही हुआ होगा। जी सर। एक दूसरा, जो आप बोल रहे कि लोगों के क्या रिव्यूज़ थे, क्या नहीं थे। अब सबसे पहला रिव्यू तो आपने ही दिया मुझे सवाल पूछकर। इसका मतलब जो सबब लेकर या जो उद्देश्य लेकर ये पॉडकास्ट किया गया, वो उद्देश्य सार्थक हो गया। बिल्कुल। ठीक है। अब रही लोगों के रिव्यूज़ और बात की बात, तो मैं स्ट्रिक्टली ये चीज़ मानता हूँ कि आप करना चाहते हो बहुत सारी चीज़ें, पर ये लोग ही हैं जो निमित्त बनकर आते हैं और आपसे काम करवा लेते हैं। वाह। तो ये दोनों तीनों पॉडकास्ट हुए, और ये ऑडियंस ही है जो अब बोल रही है कि इसका नया वर्जन कब लेकर आ रहे हो, अगला पॉडकास्ट कब ले रहे हो। और उसी की वजह से ये जो आप बोल रहे हैं कि अभी जो कोशिश चल रही है हमारी वापस जी, जी, नए जी। पॉडकास्ट की, सो वी आर प्लानिंग फॉर दैट। सर, पॉडकास्ट को सुनने वाली जो ऑडियंस थी, वो सभी एज ग्रुप के लोग थे उसमें। तो सभी एज ग्रुप के थे, लेकिन जो सम्मानीय सदस्य थे, उनका एक सर्टेन टाइम, एक टेन्योर रहा है। तो क्या रिएक्शंस थी यंगस्टर्स की, या फिर वुमेन्स की, या फिर जो लोग सुन रहे थे उन सब की? देखो, एज इज जस्ट अ नंबर। जिस पॉडकास्ट की मेरे ख्याल से आप जो बात कर रही हो, वो पॉडकास्ट 78 ईयर ओल्ड राधेश्याम जी चांडक का था। जी। और मुझे नहीं लगता कि उनके जैसा जिंदा दिल और जवान दिल इंसान मैं कभी मिला हूँ। क्या बात है। तो एज इज जस्ट अ नंबर। तो जो यंगस्टर्स थे उनको बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज दिखी उनके अंदर, और जो बुजुर्ग थे, अनुभवी लोग थे, उन लोगों को लगा कि अभी भी हम कुछ कर सकते हैं जब ये इतना करते हैं। बिल्कुल। तो सबक सबके लिए था। और सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ये था कि ये सब लोग एक ही ऑडियंस में बैठे थे, और बोलने वाले भी एक थे और पूछने वाले भी एक ही थे। बिल्कुल। पर किसी के जवाब, किसी के लिए अनुभव के बोल थे, इंस्पिरेशन के बोल तो सभी के लिए थे, अनुभव के थे, और किसी के लिए सबक के बोल थे। बिल्कुल। तो उनको ऐसा करना चाहिए, और काश मैं ऐसा कर पाता। यस। बिकॉज मैं मानता हूं कि जितने भी बड़े बुजुर्ग होते हैं ना, वो पास्ट का सोचते हैं, इसलिए दुखी होते हैं। जो यंगस्टर्स हैं वो फ्यूचर का सोचते हैं, इसलिए दुखी होते हैं। और मजे में रहते हैं बच्चे जो प्रेजेंट का सोचते हैं। यस, एग्जैक्टली। तो वो पॉडकास्ट जो था, वो शायद उनको पास्ट जो सोच रहे थे उनको बता दिया कि अभी तुम्हारा पास्ट हुआ नहीं है, अभी तुम जिंदा हो, तो कर सकते हो। और जो यंग जनरेशन थी जो फ्यूचर का सोच रहे थे, उनको बता रहे थे कि तुम्हारे सपने ब्लैक एंड व्हाइट नहीं है, कलरफुल हो सकते हैं। वाह। और प्रेजेंट वालों के जो सबसे बेस्ट पार्ट था वो। बिल्कुल, बिल्कुल सर। सर, क्या चीज़ है जो आपको हमेशा मोटिवेट रखती है, या फिर ये सारी चीज़ों को करने के लिए आपको एनर्जी देती है? इसमें मेरा भी स्वार्थ है एक। देखो, मुझे आप जैसे लोगों से मिलना है, ऐसे मन चाहिए कि जहां पर मैं भी अपनी कुछ बात रख सकूं, तो उसके लिए मुझे कुछ बनना होगा। अब ऐसे वैसे को तो किसी को बुलाओगे नहीं ना। तो मुझे भी अच्छे लोगों से मिलने का, अच्छे लोगों के संपर्क में रहने का, उनके सानिध्य में रहने का बड़ा शौक है। तो कम उन जैसा तो नहीं, पर उनके आसपास खड़े रहूं, वैसा कुछ बन जाऊं, उसके लिए सब Yes. काम करते रहता हूँ। बिल्कुल, बिल्कुल सर। सर, आप स्पिरिचुअली चीज़ें मानते हैं? जी, बहुत ज़्यादा। सर, क्या मतलब किस तरह से आप अपना वर्कशिप करते हैं, या फिर क्या होता है आपका, किस तरह से आप पूजा पाठ, या फिर खुद को काम एंड पीस कहाँ पे ढूंढते हैं आप? देखो, आई एम मोर ऑफ अ टीचर। तो ये बोलना मेरे लिए गलत हो जाता है कि मैं आस्तिक हूँ कि नास्तिक हूँ। बिकॉज एक शिक्षक ना आस्तिक होता है ना नास्तिक होता है, वो एक वास्तविक होता है। क्या बात है सर। और रही मेरी इबादत की बात या जो भी है, याद करते रहता हूँ, सब होता है, पर कोशिश सिर्फ इतनी होती है कि किसी की बद्दुआ ना मिले। वाह। बिकॉज दुआ और बद्दुआ दोनों काम करती है। वो दुआ दें,
वो उनकी फितरत होगी, पर हमारी कोशिश इतनी है कि उनके मुंह से हमारे लिए कम से कम बद्दुआ ना निकले। क्या बात है, और अगर ये काम हो जाए तो ये इबादत से कम नहीं है। क्या बात है सर, बहुत अच्छा एनर्जेटिक और मोटिवेशनल आज का डिस्कशन रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आपने इतना समय दिया और इतनी क्या बोलते हैं जिसको इंस्पायरिंग चीज़ें, और स्पेशली पेरेंटिंग के बारे में जो चीज़ें आपने बोली है ना, वो डेफिनेटली हमारी सारी ऑडियंस को बहुत काम में आने वाली है। हम आशा करते हैं कि आज हमने जितने भी सारे सब्जेक्ट डिस्कस किए हैं वो सिर्फ हम लोग उसको छू के गुजर गए, लेकिन इसको हम लोग डीपली फिर से करेंगे। हम को ये चाहते हैं, आशा करते हैं कि आप अगली बार फिर से आएँ और हर एक चीज़ को डीपली लोगों को समझाएं। सो इसी आशा के साथ साथ मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि आज आपने यहाँ पे आके समय दिया। थैंक यू सो मच। जैसा मैंने इसके पहले बताया था कि आज मुझे भी वो सर्टिफिकेशन मिल गया कि जया मैडम का पॉडकास्ट हो गया, तो वो लिस्ट में मेरा नाम भी आ गया, तो वो सर्टिफिकेशन के लिए बहुत बहुत थैंक यू। और बहुत बड़े बधाई के पात्र हैं आप और आपकी टीम, बहुत अच्छा काम कर रहे हो अकोला में। थैंक यू सर। और ये जो चलन बाहर का है वो यहाँ पर शुरू करने वाले ट्रेंड सेटर्स आप ही लोग हो, तो इसका प्रचार प्रसार और अच्छे से कीजिए, और यूथ के लिए बहुत काम करना है हम लोगों को। सो लेट्स डू समथिंग ग्रेट। बिल्कुल, थैंक यू सो मच सर। तो ये थे रिस्पेक्टेड महेश मुंदड़ा सर, और इसी के साथ साथ अगले एपिसोड में मिलेंगे नए व्यक्ति के साथ, उनकी नई सोच और वो क्या आपको देना चाहेंगे, ये सारी चीज़ें लेके हम आने वाले हैं RDG रिकॉर्डिंग स्टूडियो प्रेजेंस योलो स्पॉटलाइट में। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए धन्यवाद।